अंतरिक्ष में बहते हुए एक अंतरिक्षयान में मोंटे अकेले बच्चे विलो को पालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह चालक दल का एकमात्र सदस्य बचा है, इसलिए वह विलो को लेकर बगीचे तक और यहाँ तक कि जहाज की मरम्मत तक हर चीज़ की देखभाल करने का प्रभारी है। यह कभी कभी बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि विलो को अकेले रहना पसंद नहीं है। भले ही मोंटे उससे माइक्रोफोन के जरिए बात करे, ना सुनकर वह घबरा जाता है और कभी कभी यह मोंटे गलतियों के कारण बनता है, जैसे बीच में अपना उपकरण गिरा देना। परिस्थितियों को देखते हुए मोंटे विलो को एक अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश करता है। वह उसके साथ खेलता है, उसे फिल्में दिखाता है ताकि वह सीख सके कि पृथ्वी कैसी है, उसके लिए गाना गाता है, उसके पास सो जाता है और उसे स्नेह से भर देता है। हालांकि एक बच्चे के साथ व्यवहार करने का मतलब यह भी है कि मोंटे अपने बचपन में फ्लैशबैक करता रहता था और जिस दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त कुत्ते को मार डाला था। हर शाम विलो के सो जाने के बाद मोंटे अपना दैनिक रिपोर्ट पृथ्वी को भेजता है, जो कि कंप्यूटर को यह जानने के लिए आवश्यक है कि वह अभी भी जीवित है और जीवन समर्थन प्रणालियों को 24 घंटे से अधिक रखता है। एक दिन यह देखते हुए कि उसे विद्युत ऊर्जा पर बचत शुरू करने की आवश्यकता है, मोंटे ने सब कुछ बंद करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से इसमें चालक दल के सभी वह शामिल हैं जो अभी भी मुर्दाघर में बर्फ की तरल इकाइयों में हैं। मोंटे कम से कम चाहता है कि उसके पास थोड़ी गरिमा हो। हालांकि वह उन्हें अंतरिक्ष यान से गिरने से पहले अपने आप को अंतरिक्ष यात्री सूट में डाल देता है। बाद में वह अपने कर्तव्य अर्थ से इतना अभिभूत होता है कि वह अपने दिल की बात कहने के लिए अपने घुटने पर गिर जाता है। कभी कभी जब विलो सो रहा होता है, मोंटे सोचता है कि यह उसके लिए कितना कठिन है और उसके लिए मुझे मारना और हम दोनों को मारना कितना आसान होगा। वह अपने विवेक को बताए रखने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य चीज़ें उसे बदतर बना देती हैं, जैसे कि विलो के लिए पृथ्वी की छवियाँ जो उसे याद दिलाती हैं कि उनके पास क्या नहीं हो सकता। मोंटे सोचता है कि उन छवियों को सिस्टम में अपलोड किया गया था ताकि चालक दल को भ्रम की वापसी संभव है। विलो को खेलने के लिए जहाज के चारों ओर ले जाने का मतलब यह भी है कि मोंटे अलग अलग कमरों और हॉल में चालक दल के साथ अपने सभी महत्वपूर्ण पलों को याद कर सके, और यह दर्शाता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों के एक समूह को ब्लैक होल में वैकल्पिक ऊर्जा निकालने के लिए अंतरिक्ष में एक मिशन पर भेजने के लिए चुना जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। पृथ्वी को अब उनकी रिपोर्ट भी ठीक से नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें आने में सालों लग जाते हैं। इन कैदियों में खुद मोंटे, बोयसे और एक लड़की है जिसे मोंटे को खुद चोट पहुँचाने से बचाना है। जहाज पर 3 साल के बाद बोयसे गुस्से में है क्योंकि चालक दल को अंततः एहसास हुआ कि वे कभी वापस नहीं जा सकते और डिप्स को पता था कि यह अभी भी उससे दूर है। डिप्स जहाज का डॉक्टर है जो उसे दूसरों को गिनी पिग के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। डिप्स का लक्ष्य धान के माध्यम से अंतरिक्ष में एक बच्चा पैदा करना है, लेकिन अभी तक यह काम नहीं कर पाई है। बोयसे डिप्स को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं बढ़ता, लेकिन डिप्स नहीं सुनती हैं, खासकर जब कैदी इलेक्ट्रा गर्भवती होने का प्रबंधन करती है। हालांकि वह लगातार दर्द से गुजरती रहती है। पायलट नानसेन ने भी अपनी चिंता व्यक्त की, अगर कोई बच्चा पैदा होने का प्रबंध करता है तो भी वे विकिरण से मर जाएंगे। लेकिन डिप्स लगातार कुछ भी नहीं सुनती और पुरुष कैदियों के बीच एकत्र करती रहती क्योंकि कैदियों के बीच जाना मना है, लेकिन जहाज बॉक्स के साथ जा सकते हैं। एक मशीन, एक कमरा जो चालक दल को अपने दम पर मजे करने में मदद करता है। डिप्स भी बॉक्स का उपयोग करना पसंद करती है, लेकिन मोंटे अपने स्वयं के कुछ उपयोगों के बाद अविवाहित रहने का विकल्प चुनता है। वह डिप्स के सभी बातों को खारिज करता है और उस शामक के बारे में शिकायत करता है जो वह सोने से पहले सभी को देती रहती है, लेकिन कम से कम डिप्स का उनके प्रति लगाव उससे अपने तरल पदार्थ अपने पास रखने की अनुमति देती है। चालक दल के बीच मोंटे का एकमात्र असली दोस्त तचेरनी है और साथ में वे विभिन्न दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हुए जहाज के बगीचे में काम करना पसंद करते हैं। यह मोंटे को उनके कप्तान चंद्रा के विपरीत रहने में मदद करते हैं, जो धीरे धीरे तनाव से प्रभावित हो रहे हैं। डिप्स को पता चलता है कि उसके पास खराब जीन है और जल्द ही यह उसके शरीर पर आक्रमण करने वाले हैं। जब जहाज आधे रास्ते
तक पहुंच जाता है, जो अपने मंजिल तक पहुंचने से केवल 4 साल पहले के बराबर होता है। तो चालक दल को मंदी की चाल शुरू करनी होती है ताकि जहाज अपनी आकाशगंगा में निकटतम ब्लैक होल तक पहुंच सके। माना जाता है कि ब्लैक होल की ऊर्जा को निकालने से मानवता को लगभग असीमित संसाधन मिलते हैं, लेकिन अब तक क्रू नायक होने के भाषण पर विश्वास करने से बेहतर माना जाता है कि यह सब शुरू होने पर उन्हें दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता है, अतरंगता की कमी कैदी की कुछ नसों पर पड़ने लगती है। एटोरे लड़कियों के प्रति जाता रहता है और दूसरों को देखते हुए अपने हाथ का उपयोग करता है। चंद्रा डिप्स के पास बना रहना चाहती है, जो उसे अस्वीकार करने से पहले उसके साथ खेलता है। चूँकि लड़के अपने हाथों का इतना अधिक उपयोग करते हैं, जब वे अपने बिस्तर में होते एक बदबू कमरे में घुसने लगती है और तचेरनी बगीचे में सोने का फैसला करती है। डिप्स लड़कियों का गर्भाधान करती रहती है, लेकिन बोयसे ने उसका प्रयोग होने से इनकार कर दिया। इसलिए जब भी उसकी बारी आती, उसके साथ डिप्स के जाने के बाद मिंक दरवाजे पर नज़र रखती है, जबकि बोयसे गर्भवती होने से बचने के लिए डैश का इस्तेमाल करती है। आखिरकार इलेक्ट्रा को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही नानसेन ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा जल्द ही विकिरण से मर जाएगा, जिससे डिप्स निराश होकर रोती है। दुर्भाग्य से इलेक्ट्रा भी मर जाती है। जब डिप्स उसके शरीर को मुर्दा घर में ले जाती है और बोयसे उसके धार्मिक विश्वासों का पालन करते हुए इलेक्ट्रा के शरीर पर कुछ जड़ी बूटियां डालने की कोशिश करता है, लेकिन डिप्स उस पर चिल्लाती है और उसे वापस ले जाती है क्योंकि यह मशीन को रोक देता है। कुछ समय बाद व्यायाम के दौरान चंद्रा को दौरा पड़ा। डिप्स उसे अस्पताल में बिस्तर पर रखती है, लेकिन एक समस्या है। कप्तान के रूप में केवल चंद्रा की फिंगर चिप पर कंप्यूटर को रोक सकता है, जो रिपोर्ट भेजता है और जीवन समर्थन प्रणालियों को काम कराता रहता है। डिप्स तेजी से सोचती है और एक स्केल पेन का उपयोग करके वह स्वयं रिपोर्टिंग करने के लिए अपनी चिप बदल देती है। बाद में डिप्स चंद्रा को आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह काफ़ी दूर चला गया है और मुश्किल से सांसें ले पा रहा है, इसलिए डिप्स उसे मृत्यु देने का फैसला करती है। एक रात एटोर लड़कियों के कमरे में घुस जाता है। बोयसे और मिंग को उसके बिस्तर पर बांधने के बाद वह बोयसे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बाकी लड़कियां जाग जाती हैं और चिल्लाना शुरू कर देती हैं, इसलिए एटोर ने बोयसे के मुंह को अपने हाथ से बंद करता है और वापस आने से पहले मिंग की नाक तोड़ देता है। जिन्होंने चिल्लाया वह अभी भी नानसेन से आने के लिए कहती हैं ताकि एटोर को वापस खींच के ले जा सके, लेकिन एटोर ने उसे भी दलान में फेंक दिया। नानसेन की पिटाई करने के बाद एटोर फिर से बोयसे के पास जाता है, लेकिन फिर मोंटे आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। फिर उसे फर्श पर धकेल देता है। तचेरनी भी है और मोंटे को रोकने के बाद लड़कियों के बांधी रस्सी खोलता है, जबकि मोंटे बोयसे को अस्पताल ले जाता है। मिंग एटोर पर हमला करती है और उसे मार देती है। इधर अस्पताल में डिप्स ने बोयसे की जांच की और बताई कि एटोर प्रवेश नहीं कर पाया। बोयसे डिप्स से पूछती है कि क्या वह बच्चा नहीं करना चाहती। क्या यह सच है कि आप जेल गई थी? क्या आपने ही अपने बच्चों और पति को मार डाला? डिप्स ने बताया कि यह सच है। तब बोयसे को आश्चर्य होता है कि उसने खुद को ही समाप्त क्यों नहीं किया। डिप्स बताती है कि मैं खुद कोशिश की पर असफल रही। उस विनाशकारी रात के बाद उसे डिप्स खुद की उदासी को दुगुना करना शुरू कर देती हैं ताकि हर किसी को जानने का मौका मिले। घंटों गहरी नींद आए। एक अभी भी जाग रही हैं नानसेन, क्योंकि पायलट के रूप में उसे बहकाया नहीं जा सकता। एक शाम डिप्स अपने प्रयोग से असफल हो जाती हैं और अंत में जहाज पर सबसे मजबूत डीएनए प्राप्त करने का फैसला करती है। वह मोंटे के कमरे में घुस जाती है और उसे जाने बिना ही उसके साथ व्यस्त हो जाती है। फिर वह शरीर से बीज निकालकर सोते समय बोयसे के गर्भाधान करने के लिए उसे एक सिरिंज से डाल देती है। 9 महीने बाद एक सुंदर बच्ची का जन्म होता है। हालांकि डिप्स
किसी को नहीं बताती कि उसका पिता कौन है। डॉक्टर डिप्स दिन भर बच्चे को लैब में अपने साथ रखती और लगातार बच्चे का छेड़छाड़ करती है। वह बोयसे को उदासी, चिंता, थकावट से गुजरने के लिए छोड़ देती है। वह अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। जब जहाज ब्लैक होल के पास पहुंचता तो नानसेन उनके चारों ओर शटल चलाने के लिए तैयार हो जाती। बोयसे फावड़े की तलाश में बगीचे में है। उसे छोड़कर हर कोई कंप्यूटर स्क्रीन के पास है। जब शटल अंत में जहाज को छोड़ देता है तो तुरंत कुछ अजीब होता है। शटल उनके चारों ओर उड़ने के बजाय ब्लैक होल में घूमने लगता है। तब चालक दल को पता चलता है कि यह नानसेन पायलटिंग नहीं कर रही है। यह बोयसे है जिसने नानसेन को फावड़े से मार दिया और पायलट की जगह ले ली। स्पेगेटिफिकेशन के कारण ब्लैक होल के अंदर एक विस्फोटित सिर के साथ बोयसे की मृत्यु हो जाती है। मिक अपने दोनों दोस्तों के चले जाने के लिए गुस्से में है और डिप्स पर हमला करने के लिए उसी फावड़े को लेती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन बीच में मोंटी आ जाता है और पहले मिंग को मारता है। गर्भाधान करने के लिए कोई और महिला नहीं होने के कारण डिप्स आखिरकार हार मान लेती है। वह अपनी उंगली से चिप निकालती है और उसे यह बताने से पहले मोंटे के लिए छोड़ देती है कि बच्चा उसका है। फिर वह खुद को अंतरिक्ष में फेंक देती है। कुछ ही समय बाद तचेरनी को अपनी पत्नी का याद आता है। वह बोली थी कि मैं तुम्हें खो देने के बाद मरना पसंद करूंगी, बजाय उसके कि आप बैठकर शोक मनाएं। तचेरनी ने फैसला किया और बगीचे में खुद को जिंदा दफनाने के लिए चला गया। सभी के चले जाने के बाद मोंटे ने बच्चे को प्रयोगशाला से बाहर निकाला और उसका नाम विलो रखा। सालों बीत जाते हैं और विलो अब एक किशोर अवस्था में है जो जहाज के आसपास के कामों में मोंटे की मदद कर सके। अब वह दोनों एक बिस्तर साझा नहीं करते, लेकिन वे एक ही कमरे में सोते हैं। एक रात मोंटे को पता चलता है कि विलो बिस्तर में घुस गई है क्योंकि उसे कुछ परेशान करता है। यह पता चलता है कि उसका पहला मानसिक धर्म हो रहा है। एक दिन वे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब चीज देखते हैं, एक और जहाज जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, जबकि मोंटे का नंबर 7 है। इस पर 9 है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी अभी भी इन प्रयोगों को अंतरिक्ष में भेज रही है। कोई भी उन संदेशों का जवाब नहीं देता, तो वे इस दूसरे जहाज को भेजने की कोशिश करते हैं। इसलिए मोंटे जहाज़ों और बोर्ड नंबर 9 दोनों को जोड़ने का फैसला करता है। वहाँ जो पाता है वह काफ़ी परेशान करने वाला है। वह जहाज कुत्तों से भरा हुआ था जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं। उनमें से अधिकांश अब मर चुके हैं और जो कुछ भी जीवित है वे दूसरों को खाकर बच गए। विलो मोंटे को एक बच्चा लाने के लिए कहती है ताकि वह पालतू जानवर के रूप में रख सके, लेकिन मोंटे मना कर देता है क्योंकि उन दोनों को मार सकता है। तब विलो गुस्सा हो जाती है। मोंटे उसे याद दिलाता है कि गुस्सा अच्छी बात नहीं है। कुछ समय बाद मोंटे विलो को प्रार्थना करते हुए देखता है। वह नहीं जानती कि वह किस भगवान से प्रार्थना कर रही है या उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह टीवी पर देखी थी। विलो अजीब सी बात बोलती है कि मोंटे कोई अपराधी नहीं है बल्कि एक नायक है। वह पूछती है कि क्या वह अपनी माँ की तरह दिखती है। मोंटे जवाब देता है कि तुम अलग हो। एक दिन जहाज को एक नया ब्लैक होल मिलता है। जब विलो को लगता है कि ब्लैक होल दिलचस्प है और उसे उड़ाने की कोशिश करना चाहती हूँ। मोंटे को पहली बार में संदेह हुआ, लेकिन अंत में स्वीकार कर लिया और उन दोनों ने शटल में चढ़ने से पहले अंतरिक्ष यात्री सूट पहन लिया। जैसे ही शटल ब्लैक होल में प्रवेश करती हैं, पिता और बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। एक चमकती हुई पीली रोशनी उन्हें घेर लेती है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।